हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी की पिछली क्लास में हम लोगों ने डीएनए खंडों का पृथक्करण और विलगन का जो टॉपिक था उसको हमने कंप्लीट किया था। आज हमारा नया टॉपिक है प्लाज्मिड। देखिए प्लाज्मिड क्या होते हैं। प्लाज्मिड देखिए लिखा हुआ है कि डीएनए की छल्ले नुमा रचनाएं होती हैं, है ना। यानी कि प्लाज्मिड भी क्या होती हैं, डीएनए ही होती हैं, लेकिन छल्ला जैसे होता है ना, रिंग की तरह सर्कल होती हैं, जो जीवाणु के मुख्य जीनोम के अतिरिक्त पाए जाते हैं। इनमें लैंगिक कारक यानी कि सेक्स फैक्टर और एंटीबायोटिक, इसके अलावा भारी धातुओं के प्रति प्रतिरोधकता, प्रदूषण विघटन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण इत्यादि के भी जीन्स होते हैं, है ना। प्लाज्मिड जो होते हैं ये डीएनए की तरह ही होते हैं। डीएनए की तरह मतलब डीएनए ही होते हैं, है ना, लेकिन ये छल्ले नुमा होते हैं, सर्कल होते हैं। और जैसे किसी बैक्टीरिया में जो मेन जीनोम होता है उसके अलावा भी प्लाज्मिड जो है उसमें पाए जा सकते हैं। देखिए लिखा है कि ये जीवाणु के जीनोम से अलग पुनरावृत्ति करते हैं। आकार में छोटे होने के कारण इन्हें सरलता से कोशिका से अलग किया जा सकता है और प्रतिजैविकता के प्रतिरोधी जीन्स के आधार पर इन्हें पहचाना भी जा सकता है और प्लाज्मिड के समूहों को से अलग किया जा सकता है। तो ऐसे जो जीन्स होते हैं जिनमें जो है प्रतिजैविकता के प्रतिरोधी जीन्स होते हैं तो उन्हें कहा जाता है आर फैक्टर। देखिए प्लाज्मिड की स्वतंत्र प्रतिकृति के गुण के अनुरूप दो प्रकार के प्लाज्मिड जीवाणुओं में मिलते हैं। पहला होता है एकल प्रतिलिपि प्लाज्मिड, जिसमें प्रतिकृति के फलस्वरूप केवल एक सिंगल कॉपी बनती है ना। एक जो पहला प्रकार का जो प्लाज्मिड होता है इसमें क्या होता है, केवल एक सिंगल कॉपी बनती है। जैसे कि फोटोकॉपी हम लोग कराते हैं ना, तो फोटोकॉपी जो है एक ही, जैसे एक पेज का कराना है तो एक पेज से केवल एक ही पेज जो है उसका फोटोकॉपी हुआ, तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसे एकल प्रतिलिपि प्लाज्मिड। और जब अधिक मिल जाए तो देखिए नेक्स्ट है कि बहु प्रतिलिपि प्लाज्मिड, जिसमें एक से अधिक प्रतिलिपि बनती है ना। जैसे कि एक ही बार में एक से अधिक प्रतिलिपि जो है उसकी कॉपी प्राप्त हो गई, तो उसे हम बोलेंगे बहु प्रतिलिपि प्लाज्मिड। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में वाहक डीएनए के रूप में प्लाज्मिड का प्रयोग क्लोन बनाने के लिए सरलतापूर्वक किया जा रहा है। क्लोन बनाना मतलब कि बिल्कुल हूबहू कैरेक्टर वाला, ठीक है, जो जेनेटिक रूप से भी समान हो, ऐसे नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करना या फिर नए जीनोम का निर्माण करना, डीएनए का निर्माण करना। ओके, तो वही कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो है वाहक डीएनए के रूप में इसका जो है यूज किया जाता है। वेक्टर डीएनए के रूप में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है क्लोन बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए जीवाणु प्लाज्मिड पृथक्करण की विधि, कि जीवाणु से प्लाज्मिड को किस तरह से अलग किया जा सकता है। इसमें देखिए प्रोकैरियोटिक सेल को अपमार्जक के साथ उपचारित करते हैं, जिससे कि सेल वॉल तथा सेल मेम्ब्रेन घुल जाते हैं। प्लाज्मिड डीएनए, गुणसूत्री डीएनए आदि अणु जो हैं वो विमोचित हो जाते हैं और इस घोल को लाइसेट बोलते हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल को जब अपमार्जक के साथ उपचारित किया जाता है तो सेल वॉल, यानी प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल होता है, इसके सेल वॉल समझ रहे हैं ना, सेल के चारों ओर की जो संरचना होती है, बाहरी संरचना, उसे हम कहते हैं सेल वॉल। 9th 10th 11th तक तो हम सबने बायो पढ़ाई है, तो समझ रहे होंगे कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्या है ना। जैसे कोई सेल है तो उसके बाहर की जो संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो कह रहा है कि सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो अपमार्जक के साथ घुल जाती है और ये जो प्लाज्मिड डीएनए, गुणसूत्री डीएनए, ये क्या होते हैं, ये वहाँ पे विमोचित हो जाते हैं, मतलब उसी जो विलेन होता है उसमें जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो जिस विलेन में ये जो प्लाज्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए उपस्थित होते हैं उसे हम बोलते हैं लाइसेट। ओके, लाइसेट किसे बोलते हैं, जिसमें प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्री डीएनए होते हैं, मिले हुए होते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस किया जाता है, जो लाइसेट मिला हमें, लाइसेट अभी हमने पढ़ा ना कि जिसमें प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए होते हैं। तो लाइसेट में क्या किया जाता है, एसिटिक अम्ल जब डाला जाता है तो गुणसूत्रीय डीएनए और कुछ प्रोटीन के अणु जो हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। यानी कि जैसे कि कोई विलयन है, इस तरह देखिए, अगर जैसे किसी पात्र में लाइसेट है अगर, तो जब उसमें क्या डाल दिया जाएगा, एसिटिक अम्ल, तो ये कह रहा है कि क्रोमोसोमल जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है, क्रोमोसोमल डीएनए और कुछ प्रोटीन वो प्रक्षेपित हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट के रूप में जो है ये विलयन के नीचे जो है इस तरीके से प्राप्त हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई विलयन है ना, लाइसेट है, इसमें क्या डाल दिया, एसिटिक अम्ल, तो क्या हो गया, ये नीचे जो है प्रेसिपिटेट हो गया। फिर देखिए बहुत अधिक वेग से सेंट्रीफ्यूज करने से प्रक्षेप जो है ये, यानी कि जो प्रेसिपिटेट, प्रक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट, ये प्रक्षेप अलग हो जाता है तथा साफ लाइसेट बच जाता है, जिसमें कि प्लाज्मिड डीएनए और कुछ आरएनए प्रोटीन, जिसमें प्लाज्मिड डीएनए, कुछ आरएनए, कुछ प्रोटीन इत्यादि मिलते हैं। ठीक, जैसे कि ये विलन है, फिर कह रहा है कि बहुत अधिक वेग से जब इनको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और जो विलयन है वो साफ विलयन प्राप्त हो जाता है ना। और इस विलयन में क्या होता है, प्लाज्मिड डीएनए होता है। ठीक, प्लाज्मिड डीएनए कैसे होता है, सर्कल होता है, प्लाज्मिड डीएनए होता है, कुछ आरएनए होता है, कुछ प्रोटीन, ये सब जो है इस विलयन में प्राप्त हो जाते हैं। फिर देखिए कह रहा है कि इस लाइसेट में आरएनएज एंजाइम डालते हैं जिससे कि आरएनए का अपचयन हो जाता है। ठीक, इस लाइसेट में क्या डाला, आरएनएज एंजाइम डाला। फिर आरएनएज के बाद जो है, जब आरएनएज एंजाइम डाला तो वो क्या करता है, अपचयित कर देता है आरएनए को। ठीक, ये जो आरएनए की संरचना है वो उसे क्या करता है, अपचयित कर देता है। फिर देखिए इसमें फिनॉल डालते हैं, फिर इसी विलयन में क्या डालते हैं, फिनॉल डाल दिए। इससे फिनॉल तथा पानी के 2 स्तर बन जाते हैं, पानी में प्लाज्मिड डीएनए मिल जाता है ना। जब फिनॉल डाला तो 2 स्तर प्राप्त हो जाता है हमें इस विलयन में, एक तरफ पानी हो जाता है और एक तरफ देखिए, जैसे कि मान लीजिए नीचे पानी हो गया, ऊपर फिनॉल हो गया, इस तरह से। तो पानी जो है, पानी में क्या होता है, प्लाज्मिड डीएनए प्राप्त हो जाता है। फिनॉल स्तर को अलग कर लेते हैं और पानी के स्तर को अल्कोहल में घोलकर डीएनए समुच्चय को निकाल लेते हैं। ठीक है, फिनॉल का जो, जैसे मान लीजिए फिनॉल ऊपर था, फिनॉल को हटा दिया गया, ठीक है, छान दिया गया, हटा दिया गया, और पानी में क्या था, प्लाज्मिड था। तो प्लाज्मिड में कह रहा है कि इसमें फिर से इसको अल्कोहल में घोल लेते हैं और डीएनए समुच्चय को निकाल देते हैं, मतलब पूर्ण रूप से उसे शोधित कर देते हैं, है ना। और इस डीएनए का, यानी कि जो फिर प्लाज्मिड डीएनए हमें प्राप्त हो रहा है, इस डीएनए का प्रयोग जो है समय समय पर जो है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में किया जाता है। ठीक है, वही लिखा है कि इस डीएनए का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिड। देखिए एफ प्लाज्मिड के बारे में पढ़ लेते हैं। एफ प्लाज्मिड का उपयोग होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्लोनिंग व्हीकल के रूप में। ठीक है, इसके अलावा इसमें आर प्लाज्मिड होता है। आर प्लाज्मिड को सिंगल डाइसेंट्रिक इकोलाई और स्टेफाइलोकोकस, स्यूडोमोनास, बैसिलस, विब्रियो, साल्मोनेला आदि से प्राप्त किया जाता है। ठीक, ये क्या है, बैक्टीरियाज के नाम है ये, और इसमें बायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता की क्षमता होती है। ठीक, आर प्लाज्मिड क्या होती है, बायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता की क्षमता होती है। नेक्स्ट देखिए कोल प्लाज्मिड, COL प्लाज्मिड। तो ये ई कोलाई प्लाज्मिड होता है। ये क्या होता है, ई कोलाई प्लाज्मिड होता है, और यह डीएनए रिकॉम्बिनेशन शोध कार्यों में तथा डीएनए रेप्लिकेशन के इन विट्रो तंत्र में प्रयोग में लाया जाता है ना। डीएनए रिकॉम्बिनेशन अनेक प्रकार के शोध कार्य जो होते हैं उसमें, और इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन में भी इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टाइप का प्लाज्मिड है टीआई प्लाज्मिड। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस में होता है, और ये जो है जीवाणु
द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट प्लांट्स में क्राउन गॉल ट्यूमर नामक रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? क्राउन गॉल ट्यूमर। जीवाणु में उपस्थित टीआई प्लाज्मिड ही ट्यूमर का कारक होता है। और ये जो जीवाणु होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंस, ये कहाँ पाया जाता है? मृदा में पाया जाता है। फिर कह रहा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है इसका टीआई प्लाज्मिड डाइकॉट प्लांट का एक बहुत ही अच्छा जीन ट्रांसफ़र सिस्टम होता है। ठीक है, डाइकॉट प्लांट का एक बहुत ही अच्छा जीन ट्रांसफ़र सिस्टम होता है और इनके द्वारा डीएनए पुनर्योजन तकनीक से स्थानांतरित किया जा सकता है और जैसे कि पादप गुणसूत्रों में डाल देने पर उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप यानी कि जेनेटिक रूप से और बाहरी जो रंग रूप है उनके स्तर से भी ये जो है बदला जा सकता है। किसके द्वारा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस में जो टीआई प्लाज्मिड होता है, ठीक, टीआई प्लाज्मिड के द्वारा। और इस प्रकार से मतलब जीनोटाइप मतलब जेनेटिक और जो बाहरी रंग रूप है उसके आधार पर भी जो है पौधों के गुणों में परिवर्तन करके एक नई लाभप्रद वैरायटी का निर्माण किया जा सकता है। ये देखिए प्लाज्मिड वेक्टर का फिगर है। प्लाज्मिड वेक्टर PBR 322। चलिए हम प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में अच्छे समझ लेते हैं। देखिए फिगर में दिया है प्लाज्मिड वेक्टर PBR 322 है ना। P से होता है प्लाज्मिड और B और R जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, बेडिवर और रॉड्रिक। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट के नाम है। देखिए यहाँ लिखा है कि PBR 322 हैज़ 4361 बेस पेयर्स, यानी कि इस प्रकार के प्लाज्मिड में कितने बेस पेयर हैं? 4361 बेस पेयर हैं, है ना। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं? डीएनए ही होते हैं, है ना। ये जो है एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होते हैं जिनको प्लाज्मिड कहा जाता है। अब देखिए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि प्लाज्मिड का एक रेप्लिकेशन जो है स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहाँ से जो है कोई फॉरेन डीएनए जो है यहाँ से अटैच हो सके, है ना। होस्ट सेल के अंदर जो है कोई फॉरेन डीएनए एंटर कर सके, तो उसको बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये देखिए प्लाज्मिड वेक्टर में ये जो है आपको दिख रहा है ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? ORI साइट है, ठीक। फिर देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स AMP एंड TAT। AMP क्या है? एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। तो कह रहा है कि किसी एंटीबायोटिक के लिए ये रेजिस्टेंस भी है। तो कौन से ऐसे जो है एंटीबायोटिक है जिनके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा? तो ये एम्फिसिलिन के लिए देखिए यहाँ पे है रेजिस्टेंस साइट, यानी कि इसको बोलते हैं मार्कर साइट भी बोलते हैं, है ना, सेलेक्टेड मार्कर साइट। तो ये मार्कर साइट दो हैं, ये देखिए एम्फिसिलिन और ये टेट्रासाइक्लिन, ठीक। तो ये जो है रेजिस्टेंस साइट है, इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कि किसी बैक्टीरिया को या वेक्टर को किसी पेट्री डिश में डाल दिया जाए, मतलब कि इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा कोई वर्क करने के लिए इसे किसी पेट्री डिश में अगर मिलाया जाएगा तो क्या होगा? अगर पेट्री डिश में कोई जो है एम्फिसिलिन टाइप का ही कोई रेजिस्टेंस अगर मिला होगा, तो क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एम्फिसिलिन अगर एंटीबायोटिक हो अगर किसी पेट्री डिश में, जैसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे यहाँ देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये है ना, ये वेक्टर है, यहाँ पे हमारा AMP साइट है ना। तो अगर मान लीजिए किसी पेट्री डिश में इसको जो है यहाँ से वेक्टर को किसी पेट्री डिश में अगर डाला गया, ठीक, जिसमें कि एम्पिसिलिन हो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस है ना, इसमें क्या है, इस वेक्टर में भी एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा? ये जो है सरवाइव कर जाएगा वेक्टर, क्यों? भले ही विलेन में एम्पिसिलिन हो, ठीक है, ड्रग अगर एम्पिसिलिन हो उसमें, तो क्या होगा? क्योंकि इसके पास भी रेजिस्टेंस शो करेगा ये एम्पिसिलिन के लिए, तो यहाँ पे वेक्टर जो है ये सरवाइव कर जाएगा, मतलब उसमें ये विलेन में घुलेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे टेट्रासाइक्लिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है फिगर में हम देखिए, यहाँ देखिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस यहाँ पे है,
है ना। तो अगर मान लीजिए कि किसी पेट्री डिश में जो है टेट्रासाइक्लिन अगर है मिला हुआ, टेट्रासाइक्लिन का ड्रग जो है पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, अगर इस वेक्टर में टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंस मौजूद है तो वो जो है प्लाज्मिड घुलेगा नहीं, मतलब नष्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसके लिए ये रेजिस्टेंसी शो कर रहा है ना। तो इसमें क्या है, दो प्रकार के रेजिस्टेंस है, कौन कौन से, एएमपी भी है और साथ में टेट्रासाइक्लिन भी है। ठीक, तो यानी कि एएमपी और टेट्रासाइक्लिन नाम का अगर कोई एंटीबायोटिक अगर मिलेगा किसी विलेन में, तो ये जो है खुद को सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, खुद को सरवाइव कर लेंगे ये। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि रोप जीन्स कोड्स फॉर द प्रोटीन टू रेगुलेट्स द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। देखिए ये रोप्स है, यहाँ पे देखिए रोप जीन है, ये क्या करता है, प्रोटीन कोड करता है ना। देखिए लिखा हुआ है कोड्स फॉर द प्रोटीन टू रेजिस्टेंस रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है इसके रेप्लिकेशन को क्या करता है, रेजिस्टेंस करता है, सॉरी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट देखिए PBr322 हैव रेस्ट्रिक्शन साइट, कई प्रकार के इनके रेस्ट्रिक्शन साइट हैं। कौन कौन से, देखिए शुरुआत में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, HIND थर्ड, हिंड थर्ड है, ठीक, CLA फर्स्ट, इको RI, फिर है PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट, और यहाँ देखिए PVU सेकेंड है, SAL फर्स्ट है और BAMH फर्स्ट है ना। तो ये क्या कह रहा है, रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन साइट यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे सीक्वेंस हैं, जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था ना कि ये जो होता है कि कट और पेस्ट वाले जो पैटर्न होता है, कि जैसे कि यहाँ पे ऐसा कोई सीक्वेंस है जिसको जो है ये कट कर सकता है ना। जैसे कि ये समझ लीजिए, यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बेस पेयर है ATGC टाइप का जो भी, ठीक है, GC हो गया, और यहाँ पे इस तरह से T हो गया, ACG, है ना। तो देखिए कुछ कुछ ऐसे होते हैं, वो जो होते हैं बेस पेयर को बिल्कुल बीच में से कट करते हैं, कुछ जो होते हैं एकदम साइड किनारे से कट करते हैं, है ना। तो वही कह रहा है कि एक खास तरह का जो है यहाँ पे बेस पेयर सीक्वेंस पाया जाता है, जिसको जो है ये लोग क्या करते हैं, कट करने का काम करते हैं, पहचान के कट करने का कार्य करते हैं, है ना। तो वही वो कह रहा है कि इसमें जो है 8 प्रकार के यहाँ पे शो हो रहा है हमें ना, होते कई हैं लेकिन हमें यहाँ पे फिगर में केवल शो किया गया है केवल 8 टाइप के। मतलब कि यहाँ से भी अगर खास तरह का सीक्वेंस मिल गया, अगर जो कोई फॉरेन DNA आया, कोई नया DNA अगर आ रहा है, यहाँ देखिए जैसे कि कोई नया DNA का हमें टुकड़ा जो है यहाँ पे ऐड करना है, तो अगर इसका सीक्वेंस यहाँ वाले सीक्वेंस से मिल गया तो क्या करेंगे, यहाँ से जो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन साइट है यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, है ना। इसी प्रकार से जितना जो 8 साइट आपको दिख रहा है ना, जैसे ये है और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट है। यानी वही कह रहा है कि अगर यहाँ से कोई फॉरेन DNA अगर ऐड करना हो तो क्या होगा, अगर उसका सीक्वेंस यहाँ के सीक्वेंस से मैच कर गया तो ये जो है क्या करेगा, इसको कट कर देगा और इसको ऐड कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या है, ये क्लोनिंग साइट है, मतलब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए जो है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से इनको क्या करते हैं, कट करके क्लोनिंग साइट है, यानी कि ये नया जो DNA है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी वेक्टर में क्लोनिंग करने के लिए कई जो है इस प्रकार की विशेषताओं का होना आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट है वाहक जीवाणुभोजी यानी कि DNA वेक्टर बैक्टीरियोफेज DNA। तो जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं कि ये एक वास्तव में वायरस होते हैं। जब ये जीवाणु पर आक्रमण करते हैं तब इनका प्रोटीन खोल कोशिका के अंदर ही रह जाता है और आनुवांशिक पदार्थ DNA जीवाणु कोशिका में चला जाता है, ठीक है। जब ये क्या करेंगे, जैसे देख लीजिए कि यहाँ देखिए फिगर में, जैसे मान लीजिए ये किसी वायरस का फिगर है ना, कोई वायरस है, ठीक है। तो कह रहा है ना कि जीवाणुभोजी क्या होते हैं,
वास्तव में एक विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं। जब ये जीवाणु पर आक्रमण करते हैं, किसी जीवाणु पर जब आक्रमण करेगा ये, तो क्या करता है, इनका प्रोटीन खोल यानी कि वायरस का प्रोटीन खोल क्या होता है, कोशिका के बाहर रह जाता है ना, कोशिका में अंदर नहीं जाता है। और इनका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, यानी कि वायरस में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, इसकी बात कर रहा है, ये क्या करते हैं, ये कोशिका में चले जाते हैं, यानी कि यहाँ से ये यहाँ चले जाते हैं, बैक्टीरिया में चले जाते हैं वेक्टर डीएनए के रूप में। और फिर देखिए चला जाता है लैम्डा फेज वायरस में द्विरज्जुकी डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए पाया जाता है। वेक्टर डीएनए के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, वेक्टर डीएनए के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें डीएनए को पात्र संचित रखा जा सकता है, इन विट्रो, पात्र में होता है इन विट्रो, संचित रखा जा सकता है। और 25 kb तक फॉरेन डीएनए, विजातीय मतलब फॉरेन डीएनए का इसमें निवेशन किया जा सकता है। और पुनर्योजित डीएनए की छटनी और संग्रहण भी आसान हो जाता है। पुनर्योजित डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भी हटाकर इसको संग्रहित करना भी इसके सहायता से आराम से हो सकता है। अब देखिए कह रहा है कि जो लैम्डा फेज है, लैम्डा फेज को वाहक की तरह प्रयोग करने से पहले रेस्ट्रिक्शन साइट को म्यूटेशन या फिर विलोपन डिलेशन के द्वारा जीनोम से अलग कर देते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट को कैसे अलग कर देते हैं, म्यूटेशन के द्वारा या फिर विलोपन के द्वारा, यानी कि कोई जो है साइट उसको विलोप कर दिया, ठीक है, डिलीट कर दिया है ना, वहां से हटा ही दिया, तो इसके द्वारा जो है जीनोम से इन्हें अलग किया जा सकता है। थर्ड हेडिंग है कॉस्मिड। तो कॉस्मिड क्या होते हैं, हाइब्रिड वेक्टर होते हैं, ठीक है, संकर वेक्टर होते हैं, जो कि बैक्टीरियोफेज के कॉस साइड तथा प्लाज्मिड के संयोजन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज में कॉस साइट होता है उससे, और साथ ही प्लाज्मिड के संयोजन से ये उत्पन्न होते हैं, कौन, प्लाज्मिड। ठीक, और इसमें विषाणु प्रोटीन बनाने वाली जीन्स नहीं पाई जाती। प्लाज्मिड में जो वायरस प्रोटीन बनाने वाली जीन्स होते हैं वो इसमें एब्सेंट होती हैं। अतः पोषी कोशिका द्वारा ना तो वायरस का खोल तैयार किया जा सकता है और ना ही जीवाणु कोशिका का। ठीक है, जीवाणु कोशिका का ही लाइसिस यानी कि जीवाणु कोशिका को भी ऐड नहीं किया जा सकता इसमें। ठीक, फिर देखिए क्या कह रहा है कि प्लाज्मिड की भांति कास्मिड में भी रेप्लिकेशन होता है ना, जैसे प्लाज्मिड रेप्लिकेशन कर सकता है, सेम उसी प्रकार से कास्मिड में भी रेप्लिकेशन की प्रक्रिया हो सकती है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी मार्कर जीन्स होती हैं, कास्मिड में भी क्या होती है, मार्कर जीन्स होती हैं। जैसे अभी हमने प्लाज्मिड वाला फिगर देखा है ना, मार्कर जीन मैंने आप लोग को दिखाया था कि मार्कर जीन क्या होती है ना, तो वही कह रहा है किसी तरह से मार्कर जीन होती हैं कास्मिड में भी। फॉरेन डीएनए के निवेशन के लिए निश्चित स्थान होता है, कोई एक साइट होती है जहां से फॉरेन डीएनए एंटर करता है इसमें, और ये आमाप में बहुत ही छोटे हैं। कास्मिड आमाप मतलब होता है साइज, ठीक है, कि इनका जो साइज होता है कास्मिड का ये बहुत ही कम होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि इसके अतिरिक्त इसमें जीवाणु डीएनए जो है, इसमें जीवाणु भोजी डीएनए मिलता है, कास्मिड में जीवाणु भोजी डीएनए मिलता है, जिसे कि क्या बोलते हैं, कॉस स्थान कहते हैं, कॉस साइट बोलते हैं। ठीक है, जो कि 12 क्षारकों का बनाता है। ठीक, जो कॉस साइट होती है, जैसे ये कास्मिड हो गया, तो मान लीजिए यहाँ पे कॉस साइट है। ठीक, तो कॉस साइट में क्या होते हैं, 12 बेस पेयर्स होते हैं, 12 जो है क्षारक होते हैं। यह संपूर्ण जीनोम को जोड़ने और वृत्ताकार बनाने में सहायक होता है। ठीक है, ये क्या करता है, संपूर्ण जीनोम को, यानी जो जीन है उसको क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर इस तरह से है, ठीक, इस तरह से कॉस्मिड है, तो जो कॉस साइट होती है वो क्या करता है, संपूर्ण जो है जीनोम होता है उसको जोड़ने का काम करता है और उन्हें वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर बनाने में ये सहायक होता है। और इस प्रकार का स्थान जो है, कह रहा है कि इस तरह का स्थान जो है प्लाज्मिड में नहीं पाया जाता। ठीक, तो ये है कास्मिड की विशेषता। क्या अभी हमने देखा कि पहले तो ये हाइब्रिड होता है ना, और बैक्टीरियोफेज के जो बैक्टीरिया फेज अभी हमने पढ़ा ना कि बैक्टीरिया फेज क्या होता था, वायरस होते थे
और ये क्या करते थे, जब ये किसी बैक्टीरिया पे आक्रमण करते थे तो जो उनका जो जीनोम सीक्वेंस है इनका, यानी कि डीएनए, वो बैक्टीरिया में चला जाता था, है ना, और प्रोटीन को बाहर। यही पढ़ा है ना। तो वही कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज के कॉस साइट तथा प्लाज्मिड के संयोजन से उत्पन्न होते हैं। बैक्टीरियोफेज में जो कॉस साइट होती है वहां से, साथ ही प्लाज्मिड जब उस वहां पे ऐड हो जाता है तो उससे जो बनता है वो क्या बनता है, कॉस्मिड बनता है। और इसमें कह रहा है कॉस्मिड में प्रोटीन बनाने वाले, वायरस प्रोटीन बनाने वाली जीन्स नहीं होती हैं, है ना, और ना ही इससे जो है प्रोटीन का खोल तैयार किया, वायरस का खोल तैयार किया जा सकता है, और ना ही जीवाणु कोशिका को इसमें ऐड किया जा सकता है। और इसमें क्या है, रेप्लिकेशन की प्रवृत्ति पाई जाती है ना। प्लाज्मिड की तरह मार्कर जीन्स होती हैं। फॉरेन डीएनए के लिए एक निश्चित स्थान होता है और इस साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। इसके अलावा जो है इसमें जीवाणु भोज्य डीएनए पाया जाता है, और जिसे कि जहाँ पाया जाता है इसे क्या बोलते हैं, कॉस साइट बोलते हैं। कॉस साइट 12 बेस का बना होता है, 12 क्षारकों का बना होता है ना। और इनका कार्य क्या होता है कि संपूर्ण जीनोम को जोड़ने और वृत्ताकार बनाने का ये कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट है, ये थर्ड था ना, अभी हमने कॉज में थर्ड पढ़ा, तो ये फोर्थ है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड देखिए क्या होता है। यह एक डीएनए आधारित क्लोनिंग वेक्टर होता है, डीएनए पर बेस्ड होता है क्लोनिंग वेक्टर, जिसमें कि बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड दोनों के ही गुण होते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले प्लाज्मिड के विपरीत प्लाज्मिड वेक्टर एक बैक्टीरियोफेज के कैस्मिड में पैक होने की क्षमता से भिन्न होता है, और इसके कारण एक आनुवंशिक अनुक्रम होता है जो पैकेजिंग के लिए संकेत देता है। प्लाज्मिड का उपयोग विभिन्न जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में भी किया जाता है, और इनका जो है उपयोग किया जाता है आणविक जीव विज्ञान तकनीक में भी। पांचवा हेडिंग देखिए, पौधों तथा जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक, यानी वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस के बारे में, है ना, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। तो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस का ठीक, तो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस में जो होता है टीआई प्लाज्मिड, इसे जो है क्लोनिंग संवाहक हेतु, यानी कि जीन क्लोनिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। अभी जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस का जो टीआई प्लाज्मिड होता है ये क्या करता था, ये एक तरह से ट्यूमर डिजीज उत्पन्न करता था पौधों में, है ना। लेकिन जब इसका उपयोग किया जाने लगा प्लाज्मिड के रूप में तो ये सहायक हो गया, है ना। तो क्या किया जाता है कि इसे जो है क्लोनिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है ना। क्लोनिंग के लिए इसे रूपांतरित करके इसका उपयोग किया जा सकता है, और जो है जो पौधों के लिए रोगजनक भी नहीं है, यानी कि जब इनको प्लाज्मिड में चेंज कर दिया गया है ना तो क्या होगा कि ये जो है पौधों के लिए हानिकारक साबित नहीं हो रहे हैं, यानी कि इनसे जो है अभी जो रोग उत्पन्न हो रहा था ट्यूमर वाला तो वो नहीं होगा। और इसका उपयोग टीआई प्लाज्मिड का उपयोग जो होता है ये अभिरुचि, यानी कि मनपसंद, ठीक है, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार किसी जीन्स का, यानी कि कह सकते हैं कि अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, किसी लाभदायक जीन को किसी पौधे में स्थानांतरित किया जा सकता है इनकी सहायता से, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम कि किसी अभिरुचि यानी कि इच्छा अनुसार, इच्छित कह सकते हैं, किसी इच्छित जीन्स को अनेक पौधों में स्थानांतरित करने में इनका उपयोग किया जा सकता है।
ओके। तो जैसे अगर पूछा जाएगा पौधों और जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक के रूप में कैसे काम करता है ये, तो हम कहेंगे कि जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में जो टीआई प्लाज्मिड था, है ना, ये क्या करता था, पहले ये क्या करता था कि इनसे जो है रोग हो सकता था, है ना। पौधे में कौन सा रोग हो रहा था, तो ट्यूमर रोग हो रहा था, है ना। टीआई प्लाज्मिड क्या करता था, ट्यूमर रोग का वाहक था पहले, है ना। ट्यूमर रोग यानी कि कैंसर टाइप का, है ना, ट्यूमर रोग का ये वाहक था। लेकिन जो है जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा, जीन क्लोनिंग के द्वारा इनको जो है लाभदायक बना दिया गया, ठीक। और इनकी सहायता से इच्छित जीन को, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार किसी अच्छे जीन को अनेक पौधों में, जैसे किसी पौधे के जीन सीक्वेंस में कोई सुधार करना है तो उस पौधे में इच्छित जीन को ट्रांसफर करने में टीआई प्लाज्मिड का उपयोग किया जाने लगा, ठीक। तो इससे क्या होता था, टीआई प्लाज्मिड के द्वारा जब इसका स्थानांतरित किया गया तो ये जो है रोग कारक भी नहीं रह गया, ये बल्कि एक तरीके से लाभदायक साबित हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विजातीय डीएनए या फिर यात्री डीएनए क्या होता है। देखिए विजातीय डीएनए क्या होता है कि डीएनए का ऐसा खंड, ठीक, क्या होता है, डीएनए का ऐसा खंड जिसे किसी एंजाइम की सहायता से पृथक करके क्लोन कर दिया गया हो, ठीक। क्या कहेंगे हम, डीएनए का ऐसा खंड जिसे किसी विकर यानी एंजाइम की सहायता से पृथक करके क्लोन किया गया हो, उसे कहते हैं विजातीय डीएनए या फिर यात्री डीएनए। और जो क्लोन किया हुआ विजातीय डीएनए होता है ये जनक कोशिका में ही लक्षण प्रकट करता है, ठीक है। क्या करता है ये, फॉरेन डीएनए जो पेरेंट सेल होते हैं जनक कोशिका, उसी में ये लक्षण को प्रकट करने लगता है। और ये जो खंड होता है ये किसी वेक्टर डीएनए द्वारा अन्य जीवों में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। यानी कि फॉरेन डीएनए जो होता है वो क्या कहता है, वेक्टर डीएनए के द्वारा। वेक्टर डीएनए यानी, वेक्टर डीएनए को हिंदी में बोलते हैं वाहक, वेक्टर को बोलते हैं हिंदी में वाहक। तो किसी वेक्टर डीएनए के द्वारा, वेक्टर डीएनए की सहायता से किसी जीव में ट्रांसफर इनका कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक, तो अब तक हम लोगों ने इतना ज़्यादा वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए के बारे में पढ़ लिया कि मुझे नहीं लगता कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि फॉरेन डीएनए क्या होता है ना। जैसे कि ये कोई डीएनए है ना, ये कोई क्या है, वेक्टर है, सॉरी वेक्टर क्या होता है, डीएनए ही होता है, कुछ मैंने गलत नहीं कहा। तो देखिए कह रहा है कि डीएनए का ऐसा खंड जिसे किसी एंजाइम की सहायता से अलग कर दिया गया हो, क्लोन किया गया हो। जैसे मान लीजिए कोई ये डीएनए सीक्वेंस है, यहाँ से जो है कोई जो है यहाँ से यहाँ तक ऐसे कोई सीक्वेंस को अलग कर दिया गया, क्लोनिंग कर दी गई उसकी, ठीक। और इसे जो है ये जो सीक्वेंस है इसे हमें किसी अन्य जो है जीव में डालना है, तो हम क्या करेंगे, किसी वेक्टर के माध्यम से उसको भेजेंगे, किसी वाहक के माध्यम से, है ना। तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ ये वेक्टर है, तो यहाँ पे जो है अभी हमने पढ़ा था ना कि उसमें कुछ साइट होती है, वहाँ से उसको कट कर दिया जाता है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, जैविक कैची बोलते हैं उसको। तो यहाँ से हटा दिया गया और यहाँ पे इस वाले को जोड़ दिया गया, है ना, इस वाले जीन्स को जोड़ दिया गया। और इसके बाद इस वेक्टर को किसी जो है जीव में, ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक। तो यही होता है इनका काम, फॉरेन डीएनए का। तो देखिए
तीन प्रकार के डीएनए होते हैं जिनका उपयोग हम फॉरेन डीएनए या फिर पैसेंजर डीएनए के रूप में कर सकते हैं, है ना। तीन प्रकार के डीएनए होते हैं। कैसे कर सकते हैं? पैसेंजर डीएनए के रूप में। रूप में इनका किया जा सकता है। देखिए कौन कौन से हैं ये। देखिए पहला है सी डीएनए का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से आरएनए टेम्पलेट पर सी डीएनए का संश्लेषण होता है। कहाँ होता है? आरएनए टेम्पलेट पर। तो क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? रिवर्स एंजाइम की सहायता से आरएनए टेम्पलेट पर सी डीएनए यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का संश्लेषण होता है। ओके, अब देखिए ह्यूमन का जो डीएनए होता है, ह्यूमन डीएनए का जो क्लोन बनाने की विधि होती है वो इसी विधि के द्वारा होती है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के द्वारा होती है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के द्वारा। ठीक है, और ये जो है, ये जो क्रिया होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाली जो क्रिया होती है, इसकी सहायता से अनेक प्रकार के रोग प्रतिरोधक टीके भी बनाए जा सकते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसकी सहायता से यानी इस प्रक्रिया की सहायता से अनेक प्रकार के रोग प्रतिरोधक टीके जब मानव डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए तैयार किया जाता है तो क्या करते हैं कि मानव डीएनए के सेगमेंट को वेक्टर के द्वारा जीवाणु कोशिका में प्रवेश करा दिया जाता है, जहां पे वेक्टर डीएनए तथा जीवाणु कोशिका का डीएनए जो है, जहां पे वेक्टर डीएनए और जीवाणु कोशिका का डीएनए एक ही हो जाता है, और जीवाणु कोशिका के विभाजन के साथ साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर फॉरेन डीएनए भी गुणित होने लगता है, यानी कि उसमें भी रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होने लगती है। गुणित होता है यानी मल्टीप्लाई होता है इसमें, है ना, और इस प्रकार से उनके क्लोन जो है तैयार हो जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि मानव डीएनए का सी डीएनए यानी कि सी डीएनए क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए तैयार करने के लिए वेक्टर के द्वारा, किसी वेक्टर के द्वारा डीएनए को, ठीक है, डीएनए के खंड को उससे सॉरी यहाँ लिखना चाहिए था, यहाँ पे डीएनए खंड लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे, करने के लिए डीएनए खंड को, ठीक है, डीएनए खंड को वेक्टर के द्वारा जीवाणु कोशिका में प्रवेश करा दिया जाता है।
जहाँ वेक्टर डीएनए और बैक्टीरिया के जो डीएनए होते हैं एक हो जाते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं, तथा जीवाणु कोशिका के विभाजन के साथ साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर विजातीय यानी कि फॉरेन डीएनए भी गुणित होने लगते हैं। ठीक है, और इनके जो है क्लोन प्राप्त हो जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है देखिए संश्लेषित डीएनए यानी कि सिंथेटिक डीएनए। तो ये क्या होता है, ये डीएनए जो होता है ये बिना किसी टेम्पलेट के प्रयोगशाला में निर्मित होता है। अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए देखा तो उसमें हमने कहा हमने देखा था कि इसमें जो है टेम्पलेट की आवश्यकता होती है। कौन सा टेम्पलेट होता है, आरएनए टेम्पलेट होता है। संश्लेषित में बिना किसी टेम्पलेट के कार्य होता है ना। और बिना टेम्पलेट के संश्लेषण के लिए इसमें जो है न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होती है। तो हम क्या कहेंगे, बिना टेम्पलेट के यह डीएनए बिना टेम्पलेट के प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है कृत्रिम रूप से। ठीक है, प्रयोगशाला में निर्मित होता है ना। और इसमें क्या है, टेम्पलेट के संश्लेषण के लिए न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होती है। ओके, न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है देखिए रैंडम डीएनए। रैंडम डीएनए क्या होता है, तो किसी जीव के गुणसूत्र को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा तोड़ने पर जो डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं उसे हम कहते हैं रैंडम डीएनए, है ना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम जानते हैं ना कि जो डीएनए जैसे होता है ना, तो उसको जो है कई भागों में बांट सकता है। ठीक, तो जो ये भाग जो है बटे, जैसे मान लीजिए ये यहाँ है, एक डीएनए का पार्ट ये हुआ, एक ऐसे है, तो ये जो छोटे छोटे जो पार्ट हैं इसी को बोला गया है रैंडम। ओके, तो हम क्या कहेंगे, किसी भी जीव के गुणसूत्रों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियस के द्वारा कई भागों में तोड़ने पर जो हमें डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट प्राप्त होते हैं, डीएनए खंड है ना ये, इसी को बोलते हैं रैंडम। ठीक, इसी को ही क्या बोलते हैं, रैंडम डीएनए बोलते हैं।